दोस्तों आइए आज हम दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको हम निकालना सीखेंगे एक नॉर्मल मेथड से और दूसरा डिटर्मिनेंट यानी सारणिक विधि से। सारणिक विधि से ए क्रॉस बी निकालने में मात्र 30 सेकंड लगेंगे, उससे ही कम समय में भी किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे नॉर्मल तरीके से निकालते हैं और कैसे हम सारणिक विधि से निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम नॉर्मल तरीके से निकालते हैं। आइए देखिए, मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए जो दिया हुआ है, पहले सबसे पहले वो नोट कर लेना है, फिर उसमें वेक्टर बी को क्रॉस लगाते हुए नोट कर लेना है। वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2i माइनस 3j माइनस k कैप, नेक्स्ट क्रॉस, ये तो वेक्टर ए हो गया। अब आइए वेक्टर बी की वैल्यू क्या दी हुई है, माइनस 4i प्लस 6j और प्लस 2k। तो आइए इन दोनों वेक्टर का क्रॉस किया जाए। नॉर्मल तरीके से क्या करना है, जैसे आप क्लास 2 में 3 में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करना है। पहले इसका इन तीनों में क्रॉस करवाइए और फिर इसका इन तीनों में करवाइए, फिर इसका इन तीनों में करवाइए क्रॉस। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल पाएंगे आप। लेकिन इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। आई क्रॉस आई जहां भी मिलेगा आप पढ़ चुके हैं, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से क्रॉस होने पर 0 आता है। इसी प्रकार अगर सॉल्व करते समय कहीं भी j क्रॉस j मिल रहा है तो 0 होगा, k क्रॉस k मिल रहा है वो भी 0 होगा। लेकिन अगर डिफरेंट मिल रहे हैं, जैसे i क्रॉस j की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या बताएंगे, ये प्लस की बोलेंगे। ठीक, आपको याद होगा ऐसे मैंने एक डिजाइन बनाया था, यहाँ पर i लिख लिया कीजिए, यहाँ पर j लिख लिया कीजिए, यहाँ पर k कैप लिख लिया कीजिए, और आप किधर से किधर की ओर मूव करेंगे, i to j, j to k एंड k to i। ये नॉर्मल डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये नॉर्मल है। इस केस में अगर आप चलेंगे ऐसे तो आंसर प्लस में आएगा। तो i क्रॉस j, इसका आंसर पिछले वीडियो में हमने देखा था, i क्रॉस j जो आता है वो इन दोनों के अलावा जो बचा है वह आएगा। इन दोनों के अलावा कौन बचा है, k कैप। तो i क्रॉस j का आंसर k कैप आएगा, वो भी प्लस साइन के साथ, क्योंकि आपका सीक्वेंस सही तरीके से लिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे j क्रॉस i पूछ लिया जाए तो क्या होगा, j क्रॉस i क्या होगा। तो आंसर है, चूंकि ये क्रम का उल्टा हम जा रहे हैं तो j क्रॉस i अभी भी बचा हुआ जो है वो ही आएगा, बट माइनस के साथ। समझ गए आप। इसी तरह से आपसे पूछा जाए j क्रॉस k क्या होगा, तो j क्रॉस k ये बनेगा i बचा है और प्लस i के साथ आएगा। लेकिन अगर k क्रॉस j अगर पूछा जाए तो ये क्या आएगा, k क्रॉस j जो आएगा वो k क्रॉस j, चूंकि रिवर्स ऑर्डर में आप चल रहे हैं तो i ही आएगा बट माइनस के साथ। इसी तरह से लास्ट आपका बचा k क्रॉस i, चूंकि ये क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आप मेंटेन रखे हुए हैं k क्रॉस i, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस j होगा। और इसका उल्टा अगर पूछा जाए i क्रॉस k क्या होगा, तो इसका आंसर माइनस j होगा। इन बातों को ध्यान रखते हुए आइए इनका नॉर्मल तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इसमें करेंगे 2i क्रॉस माइनस 4i, ठीक है, ये हो गया, प्लस इसका अब इसमें किया जाए तो 2i क्रॉस 6j, ठीक है। फिर हम क्या लगाएंगे, प्लस 2i क्रॉस 2k, 2i क्रॉस 2k। आगे चलते हैं बच्चों, अब माइनस 3j का हम क्रॉस करेंगे तीनों में, तो माइनस 3j क्रॉस माइनस 4i है, और आगे प्लस माइनस 3j का इसमें करेंगे तो माइनस 3j और क्रॉस 6j। आगे लास्ट
3j का इसमें कीजिए माइनस 3j का, तो माइनस 3j क्रॉस 2k कैप। अब आते हैं आगे प्लस, अब देखिए माइनस k कैप का इसमें मन क्रॉस कीजिए, तो माइनस k कैप क्रॉस माइनस 4i कैप प्लस माइनस k कैप का इसमें क्रॉस कीजिए, माइनस k कैप क्रॉस 6j कैप। अब आइए प्लस माइनस k कैप का इसमें क्रॉस कीजिए, माइनस k कैप क्रॉस 2k कैप। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड भी करें। धन्यवाद। देखिए इधर i क्रॉस i यहाँ पर हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, i क्रॉस i हो रहा है, यहाँ पर i क्रॉस i है, तो आप जानते हैं i क्रॉस i का आंसर ये तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर j क्रॉस j है, इसका आंसर 0 हो जाएगा, और ये k क्रॉस k इसका आंसर 0 हो जाएगा। बाकी क्या बचा वो आप बता दीजिए। बाकी बचा है 2 6 12, 2 छक्के 12, i क्रॉस j की वैल्यू आपके सामने है, k कैप होती है, तो ये k कैप i क्रॉस j की जगह पर k कैप प्लस 2 into 2 4, और i क्रॉस k क्या होता है, i क्रॉस k आप जानते हैं i क्रॉस k की वैल्यू यहां पर लिखी हुई है माइनस j। ठीक, यहां तक हो गया हमारा। आइए इसका करिए माइनस 3j माइनस 4i, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 4 12, और j क्रॉस i ये रहा माइनस के होता है, तो यहाँ पर आप माइनस के लिखेंगे। आगे चलिए प्लस, इन दोनों का करिए माइनस 6 इंटू j क्रॉस के क्या होता है, j क्रॉस के होता है i होता है, तो ये आपका i आ जाएगा। आगे चलिए प्लस, इन दोनों का क्रॉस कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बचेगा क्या 4, k क्रॉस i क्या होता है, k क्रॉस i जो होता है वो होता है आपका j, तो k क्रॉस i j हो गया आपका, और माइनस माइनस प्लस 4 बचा था, और k क्रॉस i j। आगे ये बताइए माइनस 6 और k क्रॉस j जो होता है वो होता है उल्टा है jk का, तो ये माइनस i आएगा। समझ गए आप? अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए। देख रहे हैं 12k कैप प्लस में है, और माइनस 12k कैप ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस 4j माइनस 4j है, ये प्लस 4j को कैंसिल कर देगा, और ये माइनस 6i कैप है, ये प्लस 6i कैप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बाई चांस दो वेक्टरों का क्रॉस यहाँ 0 आ रहा है, जरूरी नहीं कि दो वेक्टरों का क्रॉस 0 ही आए, ये यहाँ पर ऐसा आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन ही रहा होगा, तो आप क्वेश्चन में एक बार पढ़ भी लीजिए। कह रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर, देन दोनों वेक्टरों का क्रॉस निकालिए। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम a क्रॉस b, a क्रॉस b से हम क्या पता कर सकते हैं, ये भी पूछा है। बिकॉज सिंस a क्रॉस b आपका देखिए 0 आया है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आता है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको मैंने बताया था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 आता है, यहाँ आपको पहले से ही बता दिया गया है, यहाँ लिखा हुआ है दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, आप देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है शायद, देखिए दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं। ये यहाँ पर मैंने आपको मेंशन किया होगा, कहीं ना कहीं है आपको पिछले, हाँ यही तो है, दो अगर वेक्टर उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने दिखाया था, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। ये इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन में a क्रॉस b की वैल्यू आपका 0 है, इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b, दैट इज पैरेलल नहीं, इसमें बोलेंगे हाँ पैरेलल बोल सकते हैं,
इसमें दोनों वेक्टर या तो वेक्टर ए वेक्टर बी ऐसे कुछ होंगे, या तो ये दोनों वेक्टर दिखने में कुछ ऐसे होंगे, वेक्टर ए ऐसे वेक्टर बी ऐसे। समझ गए? दोनों केस में वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? पैरेलल है। समझ गए? तो ये पूछा है व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम ए क्रॉस बी। आंसर विल बी, आंसर क्या होगा आप लिख के आएंगे ए क्रॉस बी अगर 0 है तो वेक्टर ए विल बी पैरेलल टू वेक्टर बी, ये आप लिख के आएंगे। सिंस बिकॉज वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस 0 है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल। अब आपसे ये पूछा हुआ है कि ए क्रॉस बी निकालने का हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई क्या शॉर्टकट है जो इतना समय आपको ना लगाए? जी हाँ, ए क्रॉस बी निकालने का एक हमारे पास शॉर्टकट भी है। आइए देखते हैं ए क्रॉस बी निकालने के लिए शॉर्टकट क्या होगा। आइए हम देखते हैं, देखिए ध्यान से, चलिए देखिएगा ध्यान से। देखिए ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का शॉर्टकट क्या है? ए क्रॉस बी फाइंड करने का शॉर्टकट क्या है? इसके लिए ए क्रॉस बी निकालने के लिए शॉर्टकट का मतलब यूज डिटरमिनेंट मेथड। डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करें। डिटरमिनेंट का मतलब सारणिक विधि का इस्तेमाल करें। और सारणिक विधि को आइए थोड़ा सा अलग से समझ लिया जाए, ये सारणिक विधि है क्या। आइए देखिए, मान लीजिए एक सारणिक मैं आपको बना रहा हूं और सारणिक में हमेशा याद रखिएगा अगर 3 रोज हैं, 3 पंक्तियां हैं तो 3 कॉलम भी होते हैं। यानी सारणिक एक वर्गाकार आकृति होती है, सारणिक एक वर्गाकार स्क्वायरल शेप होता है, स्क्वायर शेप होता है। इसमें जितनी पंक्तियां होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, उतने ही वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उतने ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं। ठीक है, जितनी क्षैतिज पंक्तियां होंगी उतने ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ होंगे। 3 ऐसे हैं तो 3 ऐसे, अगर 4 ऐसे हैं तो 4 ऐसे। ऐसी डिजाइन को हम क्या कहते हैं? सारणिक कहते हैं। आइए हमें 3 क्रॉस 3 का हमें डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। केवल हमें ऐसे वाले, जैसे मान लीजिए 3 है, ये 1 है, यहाँ -2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है। इस तरह से आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, सारणिक दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे डिटरमिनेंट का यूज करके। तो पहले तो डिटरमिनेंट आपको पहचानना समझ आया, ये रहा डिटरमिनेंट का शेप। डिटरमिनेंट में हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर शेप होता है और इसमें रो और कॉलम की संख्याएं बराबर होती हैं। 3 रो है तो 3 ही कॉलम रहेंगे। ये एक डिटरमिनेंट का एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल है डिटरमिनेंट का। इसमें 2 रो, 2 पंक्तियां, 2 क्षैतिज पंक्तियां, 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। इस तरह से और भी आपके सामने मैं एक सारणिक लिख सकता हूं, जैसे ये सिंपल, ये भी एक, ये सॉरी यहाँ पर 4 ऊर्ध्वाधर हैं तो 4 ऐसे भी रहेंगे। तो ये रहा आपका एक सारणिक। तो सारणिक हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये, इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मेन ये है, क्योंकि ए क्रॉस बी में बनेगा ही बनेगा 3/3 का, इसे 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट कहते हैं। तो आइए हम लोग को ये नहीं पढ़ना है, ये वाला नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये वाला पढ़ना है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ऊपर वाले को ही आपको लिख लेना है डिटरमिनेंट के बराबर। अच्छा, ए क्रॉस बी में ये काम आएगा मेथड, याद कर लीजिए। ए क्रॉस बी में हमें एक सारणी बनानी पड़ेगी। ए क्रॉस बी में हमें क्या बनानी पड़ेगी? एक ऐसे ही सारणी बनानी पड़ेगी और सारणी को सॉल्व करना हम यहाँ से सीख ले रहे हैं और फिर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। आइए सारणी को सॉल्व करने के लिए ऊपर के ये 3 आप एक पहली रो का चॉइस कर लीजिए, यही हमेशा चॉइस कीजिएगा। याद कर लीजिए ऊपर का पहला रो ही हमेशा चूज कीजिएगा। इसे सॉल्व करने के लिए
ऊपर का सिर्फ पहला रो चूज कीजिएगा और कुछ नहीं ध्यान रखना है। और बस मात्र इतना और एक ध्यान रख लीजिएगा मेहरबानी करके, आप इस ऊपर वाले को इसको किसका अपनी तरफ से साइन लेंगे प्लस का, इसको जो भी नंबर है इसके सामने क्या लगाएंगे माइनस, और ये जो भी नंबर है प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये साइन हमें देना है इनको। अभी आगे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। जैसे आपने 3 लिखा तो सबसे पहले 3 लिखा है तो 3 के ब्रैकेट में अब आपको क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। जब आपने 3 लिखा तो 3 के नीचे छोड़ देना है, 3 के नीचे वाला आपको ऐसे नीचे वाला छोड़ देना है, ये वाला छोड़ देना है और ये छोड़ देना है सामने वाला। बाकी जो बचा उसे आप सॉल्व कर लीजिए क्रॉस में। 5 2 10 और माइनस लगाएं, 5 2 10 माइनस अपनी तरफ से हम लगाएंगे और 0 6 0। तो ये तो 3 की कहानी हो गई। अब इसको वाले को हम क्या देंगे माइनस साइन, माइनस, मान लो यहाँ -1 होता, मान लो यहाँ अगर -1 होता तो यहाँ पर ये माइनस तो हमने दिया है और एक माइनस और होता तो ये +1 बन जाता। बट ये जो हमने माइनस दिया है वी हैव गिवन, ये साइन हमने दिया है वी हैव गिवन, वी हैव गिवन, इन चीजों का साइन का ध्यान रखिएगा इसमें। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से एक बार देखिएगा ध्यान से, ध्यान दीजिएगा। हाँ 5 2 10 माइनस अपनी तरफ से 0 6 0, ये हो गया 3 का। आगे बताइए, अब हम इसके सामने क्या लगाएंगे -1 तो -1। अब बताइए -1 जब लगा रहे हो तो ये और ये इसके नीचे वाला और ये छोड़ दीजिए, बचेगा क्या, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, 4 चीजें बचेंगी। क्या बचा आपके पास, ये एक के नीचे वाला छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, और बीच वाले में हमेशा क्या देना है माइनस देना है। इसके नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये वाला भी छोड़ दीजिए। 4 2 क्या बचेगा 8, माइनस अपनी तरफ से लगाइए 1 6 6। अब आते हैं इसको क्या देना है प्लस, और ये -2 है तो प्लस -2 ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा। अब ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4 0 मल्टीप्लाई होके 0, माइनस अपनी तरफ से हम लगाएंगे 1 × 5 क्या आ जाएगा 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, यही आंसर है इस सारणी का, समझ गए। 3 × 10 - 0 10 और 10 3 30 और 8 - 6 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और ये -5 × -2 +10 और 10 30 40 -2 38। इस तरह से इसका आंसर आ गया 38। देखिए एक हम सारणी को सॉल्व करना सीखे हैं, ऐसे एक सारणी को और अगर आपको सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे एक और सॉल्व करवाता हूँ। मान लीजिए ये लिखा है -5, ये लिखा हुआ है अगला वाला ये -5, अगला -2, अगला 1, ये 0 2 1 3 0 6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्लॉक चुन लीजिए, इसमें इसको क्या दोगे आप पॉजिटिव साइन, इसके सामने क्या लगाओगे माइनस, इसके सामने क्या लगाओगे प्लस, तो क्या हो जाएगा -5 इंटू इसका ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए, बचा क्या 2 6 12 माइनस अपनी तरफ से 0 1 0। अब आते हैं इसी तरह से 5 का -5 का हो गया। अब -2 के सामने क्या लगाना है -2 तो खुद माइनस लेकर बैठा है, एक माइनस और ये अपनी तरफ से हम दे रहे हैं इसको। अब ब्रैकेट में देखो क्या बचेगा, इस -2 के सामने नीचे वाला छोड़ दो और ये वाला छोड़ दो, बचा क्या 0 6 0 माइनस 0 6 0 माइनस 3 1 3 और प्लस, अब इसको हम प्लस देंगे ये 1। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाला छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, 0 × 0 0 माइनस 3 2 6। ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा -60 और ये -+2 और -3 से मल्टीप्लाई -6 और ये आपका 1 × -6 माइनस आपका ये जो हो जाएगा 72 हो जाएगा। इस तरह से आपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीख लिया है, तो क्यों ना अब हम
दो वेक्टरों के हम लोग क्रॉस को करना डिटरमिनेंट मेथड से आइए करके देखा जाए। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करके देखा जाए किस मेथड से सारणिक विधि से। आपने अभी देखा है कि आपके पास मैंने नॉर्मल तरीके से किस तरीके से नॉर्मल तरीके से याद होगा ये सवाल में देखिए ए क्रॉस बी हमने किस तरीके से निकाला है नॉर्मल तरीके से। अब हम ए क्रॉस बी 0 ही आएगा, लेकिन किस मेथड से निकालेंगे? सारणिक मेथड से। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालने के लिए तो आपको वेक्टर ए जो दिया है उसे लिख लीजिए दोबारा। वेक्टर ए पीछे जाके देखिए कितना है। वेक्टर ए की वैल्यू है 2i - 3j - k, 2i कैप माइनस 3j - k। और वेक्टर बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों? वेक्टर बी की वैल्यू है आपके पास, वेक्टर बी की वैल्यू है -4i + 6j + 2k, -4i + 6j और +2k। अब इन दोनों का हमें क्या करना है? क्रॉस करना है। तो क्रॉस करने के लिए सारणिक विधि से हम करने जा रहे हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए एक सारणिक बना लीजिए। इसमें पहले वाले पंक्ति में हॉरिजॉन्टल रो में आई जे के लिख दिया कीजिए हमेशा, पुनः सोचे समझे कुछ भी। यहाँ ये नहीं मतलब कौन आई जे माइनस है उससे नहीं मतलब है, यहाँ आई जे के लिखना है। अब यहाँ पर सेकंड रो में क्या लिखना है याद रखिएगा, ए के जितने कोफिशिएंट्स हैं, ए में आई का कोफिशिएंट कितना है 2, जे का कोफिशिएंट कितना है -3, ए में के का कोफिशिएंट कितना है -1। अब तीसरे वाले रो में क्या लिखेंगे हम? डी के कोफिशिएंट वो क्या है -4 और +6 और 2। अब इसे सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई कैप और ब्रैकेट में क्या आएगा? ये वाला छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। अब ये दोनों छोड़ दोगे तो बचा क्या? दिस इंटू दिस, हमेशा ऊपर से नीचे, हमेशा क्या करना है दोस्तों? ऊपर से नीचे। देन माइनस अपनी तरफ से लगाना है। सबसे पहले आई कैप लिख रहे हो तो ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ये इसके सामने वाला और ये नीचे छोड़ दो। अब इसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर से नीचे, अपनी तरफ से माइनस लगाना है, फिर इतना से इतना। तो चलिए -6 माइनस ये अपनी तरफ से 6 × -1 -6 और ये माइनस +6। चलिए आगे। अब इसको क्या देना है दोस्तों? इसको प्लस देते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको हमें क्या देना है? -j। आगे बताइए कितना आएगा? अगर हम जे वाला लाइन पे चल रहे हैं तो ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। बचा क्या? बचा हमारा ऊपर से नीचे 2 × 2 = 4 और 4 के बाद माइनस अपनी तरफ से ये -4 × -1 क्या हो जाएगा? +4। अब लास्ट वाले में के कैप रहेगा और ब्रैकेट में क्या आएगा दोस्तों? के कैप ये रहा, इसका ये दोनों हमें छोड़ देना है। बचा क्या? 2 × 6 = 12, माइनस अपनी तरफ से लगाना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो +12 आएगा, वो यहाँ लिखना है। देखिए साफ साफ दिख रहा है, 6 - 6 कैंसिल, 0 × आई कैप तो 0 हो जाएगा, ये भी 0। और इस तरह से आप देख पा रहे हैं ए क्रॉस बी आपका पूरी तरह से क्या हो चुका है? 0, वो भी 0, यानी 0 अभी भी आया। तो अब एक क्वेश्चन से हमने दो काम कर दिखा। एक तो हमने एक क्वेश्चन से ही ए क्रॉस बी का वैल्यू नॉर्मल तरीके से निकालना सीखा, और दूसरा ए क्रॉस बी की वैल्यू डिटरमिनेंट के मेथड से निकाला, और तीसरा अगर एक रूल इस क्वेश्चन के जरिए हमने समझा, अगर ए क्रॉस बी 0 है तो दोनों वेक्टर ए क्रॉस बी एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे? याद रखिएगा, पैरेलल बोले जाएंगे। तो इस तरह से ए क्रॉस बी निकालना आपको सारणिक विधि से समझ में आ गया। इस तरह से निकालते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो ए क्रॉस बी उम्मीद करता हूँ आप निकाल ले जाएंगे। ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे बताइए? ऐसे केस में ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम ऊपर वाली लाइन में आई जे के लिख लेते हैं। अब फिर ए के कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे। बोलिए क्या लिखेंगे?
ए के कोफिशिएंट में आई कैप का कोफिशिएंट A1, जे कैप का कोफिशिएंट A2, के कैप का कोफिशिएंट A3। ऐसी प्रकार बी के कोफिशिएंट बताइए क्या क्या, B1, B2, B3। के कैप का कोफिशिएंट कितना है, B3। इस तरह से बी वाले सारे कोफिशिएंट यहाँ ऊपर सबसे पहले आई जे के लिखना है, इसको प्लस देना, इसको माइनस, इसको प्लस। बाकी आप सॉल्व करना जान ही चुके हैं तो कुछ नया नहीं है, क्यों ना आगे चला जाए। तो आइए नेक्स्ट अब हम लोग इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको वेक्टर ए दिया है इतना, वेक्टर बी इतना दिया है और आपसे कह रहा है वेक्टर ए व वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश बताएं। आप जानते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के लंबवत इकाई सदिश कौन होता है, वो होता है n कैप। आपको पिछले वीडियो में आपको n कैप की महिमा मैंने समझाई थी कि n कैप कौन होता है। एक बार दोबारा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों का हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस। तो क्या आता है दोस्तों, इसका मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच मान लीजिए एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल मान लीजिए कितना है, थीटा। दोनों के बीच में कितना एंगल है मान लीजिए, थीटा। तो ये वेक्टर ए हो गया मान लीजिए और ये वेक्टर बी हो गया और दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच एंगल का साइन। और एक चीज होता है, दोनों n कैप एक यहाँ पर यूनिट वेक्टर लिया जाता है और ये n कैप क्या होता है, वो ए दाहिने हाथ के हथेली के नियम से ए से बी की ओर जाते समय उंगलियों को घुमाते समय अंगूठा जिधर पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में n कैप होता है। स्पष्ट है कि अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, यानी n कैप इस डायरेक्शन में है। और n कैप कैसा सदिश होता है, इकाई सदिश होता है। ये पढ़ाया गया है ना आपको, है ना, ठीक है। n कैप इकाई सदिश, तो इस डायरेक्शन में एक लेंथ का वेक्टर वो है n कैप, समझ गए आप, वही आपको चाहिए। और एक चीज और, ये n कैप इकाई सदिश तो है, इस बारे में हमें डाउट नहीं है। n कैप कौन सा सदिश है, इकाई सदिश है। अच्छा, n कैप ऐसे है कि नहीं, इस डायरेक्शन में है कि नहीं, है ना। तो n कैप किसके भी परपेंडिकुलर है, a के भी परपेंडिकुलर है और n कैप b के भी परपेंडिकुलर है। तो n कैप इज परपेंडिकुलर टू बोथ, वेक्टर a के परपेंडिकुलर भी है और वेक्टर b के परपेंडिकुलर भी है। तो बताओ ऐसा इकाई सदिश जो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के परपेंडिकुलर होता है, वह कौन होता है, वह n कैप होता है। यानी हमें n कैप ये निकालना है, तो n कैप का फार्मूला आप ही बता दीजिए। n कैप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और ये भाई साहब यहाँ मल्टीप्लाई है पूरा, यहाँ ले आइए नीचे, तो ए बी साइन थीटा, यही आपका n कैप होता है। और हम अच्छी तरह जानते हैं n कैप बराबर a क्रॉस b, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, कौन बताएगा इसको, ये क्या है, वो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का ये मैग्नीट्यूड है। ये तो आपका इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड ही बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इस मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, क्योंकि इसका तो कोई अपना मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। तो टोटल का मैग्नीट्यूड तो यही हुआ, यानी a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कौन होता है, ए बी साइन थीटा। यानी ए बी साइन थीटा कौन है भाइयों, ये है वेक्टर a और वेक्टर b के क्रॉस का मैग्नीट्यूड है, इसका ये कौन है, मैग्नीट्यूड है। यानी a क्रॉस b का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। इस फार्मूले से हम n कैप निकालेंगे। n कैप ही क्या होता है, याद रखिएगा, a और b दोनों वेक्टरों के ये क्या होता है, लंबवत होता है। तो लंबवत इकाई सदिश होता है। आपसे पूछा है वेक्टर a और वेक्टर b दोनों के लंबवत इकाई सदिश, a के भी लंबवत b के भी लंबवत, बताइए a और b दोनों के लंबवत कौन इकाई सदिश होता है, n कैप। यानी आपसे a और b दोनों के लंबवत इकाई सदिश मतलब आपको n कैप निकालना है। तो n कैप कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। n कैप का फार्मूला दोस्तों अभी आपने देखा है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालना पड़ेगा और नीचे आपका क्या करना पड़ेगा, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b के
मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालते हैं, और वो भी किस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, सारणिक विधि से निकालेंगे दोनों का हम क्रॉस। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं, दो खड़ी लाइनें, और इसमें आई लिख लेते हैं, जे कैप लिख लेते हैं, के कैप लिख लेते हैं सबसे ऊपर, बिना कुछ सोचे समझे आंख मूंद के। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का कोएफिशिएंट यहां वाले कॉलम में लिखते हैं, आई जे का गुणांक, आई जे के का गुणांक, आई कैप का गुणांक कितना 2, आई कैप का गुणांक कितना है दोस्तों 2 है, और जे कैप का गुणांक 2, और ये के कैप का गुणांक 1, तो ये आ जाएगा 2 2 1। इसी तरह बी वाले कोएफिशिएंट यहां लिखते हैं दोस्तों, वो क्या है 2 -2 3, 2 -2 2 -2, और लास्ट में कितना दोस्तों 3। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सॉल्व किया जाए इसे, तो कैसे सॉल्व होगा, ध्यान रखिएगा, इसको प्लस देते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस। अब आइए सॉल्व किया जाए इसे। सबसे पहले हम आई कैप लिख लेंगे, आई कैप हो गया, आई कैप के ब्रैकेट में बताइए जो भी आएगा, फिर क्या आएगा, माइनस जे कैप आएगा, माइनस जे कैप, ठीक है, माइनस देते हैं इसको, फिर जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, प्लस के कैप, और जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे। अब आइए आई कैप के लिए ये और ये छोड़ देना है, बचा कितना आपके सामने, दोनों छोड़ दीजिए, ये और ये छोड़ दीजिए, बचा 2 3 6, माइनस अपनी तरफ से 2 3 6, माइनस लगाओ, उसके बाद -2 1 -2, -2 1 क्या हो जाएगा -2। अब आ जाओ माइनस जे, इसको दे दिए, ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है। अब बताओ क्या बचा दोस्तों, जे वाला छोड़ दिए, क्या बचा, ये वाला छोड़ दिए, तो क्या बचा, अब हमारे पास 2 3 6 माइनस 2 3 6 माइनस 2 1 2। अब के कैप वाला ये छोड़ देना है, ये छोड़ देना है, -4 ये आ जाएगा, और -4 ये आ जाएगा, माइनस, और ये 4, माइनस ये हम अपनी तरफ से लगाए हैं, और 2 2 4। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 6, और ये माइनस माइनस मिलके +2 8 आई कैप, और यहाँ पर 6 -2 4 -4 जे कैप, और यहाँ पर आपका -4 -8 के कैप। इस तरह से अगर हम चाहें तो इसमें 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा 2 आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस 4 कॉमन है 2 आई कैप माइनस जे कैप और माइनस 2 के कैप। इस तरह से हमारा a क्रॉस b आ चुका है। बट हमें a क्रॉस b ही नहीं चाहिए बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। आइए एक वेक्टर आया है a क्रॉस b, आना ही चाहिए क्योंकि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ही आएगा। आइए इस नए वेक्टर का हमें इस पूरे का मैग्नीट्यूड निकालना है। मान लीजिए कोई वेक्टर है कैपिटल X, ये एक कैपिटल X वेक्टर है। इस वेक्टर का इसी वेक्टर का दिस इज कैपिटल X, इसका हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो आइए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर है, एक वेक्टर सिंगल वेक्टर, ये अभी एक सिंगल वेक्टर, किसी सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट उसमें आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई कैप के गुणांक का वर्ग, आई कैप के गुणांक का वर्ग कर देते हैं, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का, जे कैप के गुणांक का वर्ग कर देते हैं, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस के कैप के कोफिशिएंट का क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है दोस्तों? अंडर रूट आई कैप का, और एक चीज और, यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट अलर्ट रहना है। आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? टोटली 8 है, तो 8 का स्क्वायर करना है दोस्त, प्लस जे कैप का गुणांक कितना है? -4 है, तो -4 का स्क्वायर करना है, और प्लस के कैप का गुणांक कितना है? -8 का स्क्वायर करना है। दोस्तों यहाँ पर जब 4 आप कॉमन ले लिए थे तो आई कैप का गुणांक तो केवल 2 नहीं होगा बल्कि 4 भी तो है आगे, 8 होगा, तो 8 का स्क्वायर।
इसी तरह बाकी आप अलर्ट रहिएगा। इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और -4 का स्क्वायर 16 और -8 का स्क्वायर अगेन 64। ये आपका 128 हो गया, 144 हो गया, 144 का स्क्वायर रूट 12। अब हमारे पास a क्रॉस b भी आ चुका है और दोस्तों क्या आ चुका है हमारे पास, a क्रॉस b भी आ चुका है और a क्रॉस b भी आ चुका है और a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड भी आ चुका है। तो दोस्तों अब हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, आप लोग बताइएगा कैसे प्रोसीड करेंगे। तो सीधे n कैप निकालना है, a और b के लंबवत इकाई सदिश n कैप बराबर क्या हो जाएगा, a क्रॉस b की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है 4 इंटू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। और नीचे आ जाइए, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 12 है, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 3। अब फाइनल यही आंसर है, n कैप इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन टोटली की अपॉन 3। यही है वेक्टर a और वेक्टर b के दोनों के लंबवत इकाई सदिश। आगे चलते हैं दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बढ़िया सा क्वेश्चन है। आपसे कहा जा रहा है यदि a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों ही बराबर हैं तो a और b के बीच का एंगल निकाल के दीजिए। ये बड़ा आसान है, a क्रॉस b और कौन बराबर है, b क्रॉस a वेक्टर एक दूसरे के बराबर है। तो हमें a और b के बीच का एंगल बताना है। मान लीजिए वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल थीटा है। ये वेक्टर a मान लीजिए, ये वेक्टर b मान लीजिए, दोनों के बीच का एंगल क्या है दोस्तों, मान लेते हैं थीटा। अब आ जाइए, सबसे पहले मुझे a क्रॉस b निकाल के दिखाइए कितना होता है, या आप ये बताइए, मैंने आपको बताया था अगर b क्रॉस a को a क्रॉस b लिखना है तो आपको पढ़ाया गया है वेक्टर a क्रॉस b क्रॉस a को लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b लिख सकते हैं। चलिए ये देखते हैं ये रूल कहाँ पर बताया था मैंने, जब बताया था कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पर मैंने बताया था b क्रॉस a इज इक्वल टू माइनस ऑफ a क्रॉस b। तो याद होगा दोस्तों, इसी नियम से यहाँ पर आ जाइए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। b क्रॉस a की जगह ये लिख दिया और इधर दोस्तों क्या है, a क्रॉस b है। ये देखिए ये माइनस है, इसको इधर ले आइए तो ये a क्रॉस b है, इधर माइनस a क्रॉस b आएगा तो प्लस a क्रॉस b हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, प्लस a क्रॉस b हो गया और इधर पहले से ही एक a क्रॉस b है। तो अब बताइए आप लोग, उधर क्या बचा, 0। और ये एक बार a क्रॉस b, एक बार a क्रॉस b, दो बार हो जाएगा a क्रॉस b और ये इधर क्या है 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा तो a क्रॉस b फाइनली बराबर क्या आ गया 0। अब बताओ a क्रॉस b 0 कब हो सकता है, ये पहले तो बताओ इसका फार्मूला क्या होता है, a b sin थीटा n कैप। अब ये बताइए क्या ये m कैप वेक्टर 0 कभी हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर कभी 0 नहीं होते हैं। और क्या वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, नहीं, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, नहीं। तो इनमें कौन 0 हो सकता है, सिर्फ साइन थीटा 0 हो सकता है। और अगर साइन थीटा 0 है तो आप ये बता सकते हैं a और b के बीच का एंगल क्या होना चाहिए। अगर साइन थीटा हमारा 0 आ रहा है तो थीटा बराबर वैसे तो 0 होना चाहिए, बट आंसर में पाई दिया हुआ है। तो देखिए आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा बराबर 0 में दो पॉसिबिलिटी नहीं अनेक पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, बट यहाँ पर एंगल दो वेक्टरों के बीच का याद रखिएगा 180 से कम हो या 180 के क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। तो हमें यहाँ पर अनेक पॉसिबिलिटी में से सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर साइन थीटा बराबर 0 होने के लिए साइन थीटा बराबर 0 को या तो आप साइन 0 लिख सकते हो या दूसरा साइन थीटा बराबर 0 के जगह पर लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री का मान भी 0 होता है।
तो अब अगर हम इस केस को लेते हैं तो थीटा बराबर 0 आ जाएगा, अगर इस केस को लेते हैं तो थीटा बराबर 180 आ जाएगा, जो कि आंसर में किसके नाम से दिया हुआ है, पाई रेडियन के नाम से दिया हुआ है। तो इस तरह से ये ऑप्शन पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बहुत अच्छा सवाल है, लड़के पहली बार में सोचेंगे एंगल डायरेक्ट जीरो ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन रॉन्ग हो, जबकि क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है थीटा बराबर पाई, तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, पाई एक करेक्ट ऑप्शन है। तो याद रखिएगा एंगल जो वैसे इसके साइन थीटा बराबर 0 के बहुत सारे थीटा हो सकते हैं, 0 भी आ सकता है थीटा, पाई भी आ सकता है, 2 पाई भी आ सकता है, 4 पाई भी, 5 पाई भी, 3 पाई भी आ सकता है, 4 पाई भी आ सकता है, 5 पाई भी, माइनस पाई भी आ सकता है। एंगल तो बहुत सारे, बट हमारा थीटा जो होता है वो 0 से बड़ा या बराबर, 180 से छोटा या बराबर, यही हमको लेना है। तो इस हिसाब से यही दो आंसर आपके सही होंगे। समझ गए ना, वेक्टरों में दो वेक्टरों के बीच का एंगल हमेशा या 0 हो सकता है या बढ़ते 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 180 तक जा सकता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। आइए नेक्स्ट बेहतरीन क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए बी के। तो a और b के बीच का कोण बताइए। आपको a क्रॉस b यहाँ लिखा हुआ है और ये इसका मैग्नीट्यूड ए बी के बराबर है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड चलो निकाला जाए। a क्रॉस b को क्या कहते हो आप लोग, ए बी साइन थीटा n कैप कहते हैं, और इधर क्या है ए बी। आइए इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड तो ये खुद ही मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है, ये भी आपका एक नंबर ही है, तो ये बाहर आ जाएगा। n कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इधर क्या बचा ए बी। अब ये बताओ ए बी यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1। तो थीटा बराबर क्या क्या आ सकता है, थीटा बराबर तो वैसे बहुत सारे, जैसे पिछले क्वेश्चन में केवल साइन, जैसे अगर आप ये कहें यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, साइन थीटा बराबर 1 कब कब होता है, साइन थीटा बराबर दोस्तों 1 के जगह पर लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 की वैल्यू भी 1 होती है, तब तो ये बन गया आपका, यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। अब अगर हम दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें, साइन थीटा बराबर 1 फिर कब होता है, तो आपको पता होना चाहिए साइन 5 पाई बाई 2 पर, साइन 5 पाई बाई 2 पर, साइन 5 पाई बाई 2 पर इसकी वैल्यू जो होती है ये भी 1 होती है दोस्तों। अब यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा 5 पाई बाई 2, जो कि अंश में होता है 450 अंश। समझ गए आप लोग। बट एंगल दो वेक्टरों के बीच का, ये थीटा एंगल है दो वेक्टरों के बीच का, ये कभी 180 से ज्यादा नहीं, तो ये पहला ये पाई बाई 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको पूरी तरह बात समझ में आ चुकी होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, आइए इसको देखते हैं। आपको दिया है दो वेक्टर इस प्रकार है, मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तब हमें वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का क्या बताना है दोस्तों, कोण बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको वेक्टर a प्लस वेक्टर b का मॉड इधर लिखा हुआ है और इधर क्या लिखा हुआ है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मॉड, ये दोनों बराबर दिया हुआ है। अब हमें वेक्टर a वेक्टर b के बीच का कोण निकालना है, कुछ नहीं करना है, दोनों ओर का हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, इधर का स्क्वायर ये आपको करना ही पड़ेगा ऐसे, और कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलिए दोनों ओर का हमने स्क्वायर कर दिया। एक और तरीका है विद डायग्राम बना के हम प्रूव कर सकते हैं, एक और तरीका है, बट उससे बेहतर ये है, ये आपका जल्दी हो जाएगा। आइए अब आप ये बात अच्छे से जान लीजिए। एक दिन मैंने पढ़ाया था किसी नंबर का स्क्वायर किसके बराबर होता है, अगर उस नंबर के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है तो उस वेक्टर के उसी वेक्टर से डॉट के बराबर होता है। तो बताइए अब जरा ध्यान से देखिए, ये एक नंबर है, किसी भी दो वेक्टरों का ऐड करने पे एक वेक्टर आएगा, दो वेक्टरों का ऐड करने पे क्या आएगा एक वेक्टर, और उसका मॉड जो होता है, मॉड निकालने का मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, नंबर है,
और किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, किसी नंबर का स्क्वायर क्या होता है, उस जो वेक्टर है अंदर, जैसे ये वेक्टर है ना, इस वेक्टर के इसी वेक्टर से डॉट के बराबर होता है। चलिए एक पल के लिए ऐसे समझिए, यहां पर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा, ये आ रहा है समझ में। अब ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, मॉड में वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो एक पल के लिए आप थोड़ी देर के लिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इसको मान लीजिए वेक्टर x, थोड़ी देर के लिए ये वेक्टर x हो गया। अब ये क्या बन जाएगा बोलो, अब ये बन जाएगा मॉड में वेक्टर x और उसका स्क्वायर। यहां तक बात समझ आया। अब बताओ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आपने जाना है तीर हटा देते हैं भैया, स्क्वायर छोड़ो, अभी पहले इतना बताओ ये कितना होगा, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या होगा, x होगा, और बाहर क्या है, स्क्वायर। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे भी तो लिखते हैं, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं, x का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आया। अब ये बताइए x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, वेक्टर x डॉट वेक्टर x, वेक्टर x डॉट वेक्टर x। कहां से, इस रूल से, जैसे a स्क्वायर को वेक्टर a डॉट वेक्टर a लिखते हैं, वैसे x स्क्वायर को वेक्टर x डॉट वेक्टर x लिखेंगे। अब यहाँ पर इक्वल के नीचे इक्वल, और वेक्टर x क्या है, धर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b और डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बात समझ आ गया। यहाँ पर अब आप बताइए, आप एक अच्छी तरीके से इस बात को समझ चुके होंगे कि पहले तो दोनों ओर का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर दीजिए। दोनों ओर का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो इधर का तो ये हो गया स्क्वायर, और इधर का स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब ये बताइए, आपने यहाँ पर ये देखिए मॉड ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b का स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a प्लस b और डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। और इधर साइड में इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, वेक्टर a माइनस b वेक्टर डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। आइए इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करके देखिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, यहाँ डॉट है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a, वेक्टर a डॉट वेक्टर a। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और फिर वेक्टर b डॉट वेक्टर a, वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और वेक्टर b डॉट वेक्टर b, वेक्टर b डॉट वेक्टर b। आगे इसका मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आ जाएगा, a डॉट a माइनस a डॉट b और प्लस माइनस b डॉट a और आपका प्लस b डॉट d आ जाएगा। अब ये बताइए b डॉट b सेम दोनों साइड कैंसिल, a डॉट a कैंसिल। आप जानते हैं b डॉट a डॉट b के बराबर होता है, तो ये a डॉट b ही है, यही है, दोनों सेम है, तो क्यों ना इसके जगह भी मैं लिख दूं a डॉट b, और ये क्या है, पहला वाला भी a डॉट b है। आ जाइए उधर, माइनस a डॉट b और माइनस b डॉट a की जगह पे यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, a डॉट b लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टरों का डॉट गुणन क्रमनिर्णय नियम का पालन करता है। एक a डॉट b, 2a डॉट b, ये हो गया आपका इधर, और इधर माइनस एक a डॉट b, माइनस 2a डॉट b, और इसको इधर ले आइए, अब ऐड हो जाएगा 2a डॉट b, 4a डॉट b बराबर क्या आ गया, 0। अब बताइए 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके डिवाइड, तो a डॉट b अगेन क्या आ गया आपका, a डॉट b 0। अब बताइए a डॉट b 0 का मतलब ab cos थीटा, क्या a डॉट b की जगह क्या लिख सकते हैं, ab cos थीटा बराबर 0। ab यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर क्या आ गया, 0। cos थीटा कब 0 आता है, जब इधर 0 किसको लिख सकते हैं, 0 cos 90 या cos पाई बाई 2, दोनों में से जो लिखिए, तो थीटा बराबर क्या आ गया दोस्तों, पाई बाई 2। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 90 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, 90 डिग्री है इसका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए आप। इस तरह से ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। आगे वेक्टर के हम और भी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।